आईटीएम यूनिवर्सिटी के इस उद्घाटन समारोह जैसे कार्यक्रम में मुझे बुलाने की जिनने गलतियां की हैं उनमें सबसे पहले आदरणीय भाई रमाशंकर सिंह हैं। उसके बाद एक गलती और हुई कि इस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने, वाइस चांसलर ने एक भगोड़े अध्यापक का सम्मान किया जो 8.5 साल के बाद नौकरी छोड़कर भाग गया था। तो एक अजीब सा अनुभव हो रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। असल में आभार तो मैं दौलत सिंह चौहान का मानना चाहता था, लेकिन किसी कारण वो यहाँ आ नहीं पाए। ये प्रस्ताव उनका था, अनुरोध उनका था और ये मेरे भाग्य में था कि पहला भाषण मैं दूं, जो पिछले साल मैं देने वाला था, लेकिन बीमार पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि हम जब भी शुरू करेंगे आपको ही बुलाएंगे। तो ग्वालियर का इतना प्रेम है, इस वजह से मैं आपके बीच में आया हूँ। लेकिन अभी मैं एक विद्वान व्यक्ति का सम्मान होते देख रहा था जिनका विवेकानंद जी से गहरा संबंध है, कन्याकुमारी से, या कुछ और लोगों को मैं देख रहा हूँ, या मैं ग्वालियर शहर के इतिहास से थोड़ा बहुत परिचित हूँ अपने अज्ञान के साथ साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विवेकानंद कुछ अलग तरह का है। हो सकता है कि ये उद्घाटन भाषण भी कुछ अलग तरह का हो सकता है कि हम विवेकानंद को खोजने में कहीं गलती कर रहे हों या गलती कर जाएं, दोनों संभावनाएं हैं। सामने तो वो बैठे हैं जिनको छोड़ के मैं भाग गया था कई साल पहले। सारे विद्यार्थी हैं, नौजवान। हम युवा दिवस मनाते हैं विवेकानंद के जन्मदिन पर, यह भी हमको बताया गया। और भाषण देने बुढ़ों को बुलाते हैं। भाषण बूढ़े हमको सिखाते हैं, पूरे देश में नौजवान को बोलने नहीं मिलता। फिर भी वो युवा दिवस विवेकानंद का है, तो हम युवकों के हिसाब से बातचीत करें। जो थोड़े से बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं मुझको छोड़कर, हालांकि मुझको मिलाकर, वो मेहरबानी करके मेरी बातों को ना सुने। और अगर मैं अच्छा भी कुछ बोलने की कोशिश करूँगा तब भी बूढ़ों का ये रिवाज होता है कि बाद में जाके आलोचना तो करते ही हैं। तो अच्छा होगा कि मैं बच्चों से बात करूँ। मेरा विवेकानंद वो नहीं है जो भगवा कपड़े पहनता है। मेरा विवेकानंद वो नहीं है जो उपदेश देता है। वो नहीं है जो आपके सिर के लिए अपने पैर उपलब्ध कराता है। मेरा विवेकानंद वो नहीं है जिसको सीखने के या जानने के लिए चाहिए नाम का शब्द ज़रूरी होता है कि आपको अच्छा बनना चाहिए, सच बोलना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, कुलपति जी नाराज़ न हो इस बात की फिक्र करनी चाहिए। ऐसा विवेकानंद बहुत सिखाया गया है हम उनमें से। मेरा विवेकानंद वैसा नहीं है। मैं को विवेकानंद के उस विकास की आपसे बात करने संक्षेप में आया हूँ जो आपके बराबर का है। इस बात का गौरव है हमारे मध्य प्रदेश को, जो अब मध्य प्रदेश में से टूटकर कुछ हिस्सा अलग हो गया। याद रखना, मेरा शहर रायपुर उनकी मातृभूमि कलकत्ता के अलावा अकेला शहर है पूरी धरती पर जहाँ विवेकानंद 2.5 साल रहे थे अपने बचपन में। इसी उम्र में जो 15-17 बरस की उम्र आपकी बहुतों की है, वो विवेकानंद वहाँ पर रायपुर में रहे थे। मेरे शहर ने, रायपुर ने, मेरे छत्तीसगढ़ ने, मेरे मध्य प्रदेश ने उनको हिंदी बोलना सिखाया। मेरे छत्तीसगढ़ ने उनको छत्तीसगढ़ी बोलना सिखाया। मेरे शहर ने, मेरे मध्य प्रदेश ने, मेरे छत्तीसगढ़ ने, मेरे रायपुर ने विवेकानंद को गरीबी से संपर्क रखना सिखाया। एहसास किया कि गरीब कौन होते हैं, उनको देखो। उस शहर के अंदर विवेकानंद को 1857 के जो बहादुर वीर थे उनसे जानकारी विवेकानंद को हमारे मध्य प्रदेश ने, हमारे छत्तीसगढ़ ने, हमारे रायपुर ने दी। हमने विवेकानंद का निर्माण किया है और हम केवल उद्घाटन भाषण के जरिए, कार्यक्रम के जरिए उनको याद करें, ये मुझ जैसे आदमी को गवारा नहीं होता। हमें विवेकानंद के नाम को कायम रखने के लिए, उनकी तरह का नौजवान पैदा करने के लिए, चाहे वो आईटीएम यूनिवर्सिटी हो या कोई और हो, या सरकार हो, या विवेकानंद विद्यापीठ के कार्यक्रम हो, हमको विवेकानंद को जीवित रखने का, जिंदा रखने का फिर से प्रयत्न करना चाहिए। तब तो ऐसे कार्यक्रम का मतलब होता है। ये हमको करना है। याद रखो बच्चों, दार्रे कसा और साले कसा नाम के 2 स्टेशन हैं ऐसी रेलवे में जो पहले थी। गोंदिया से रायपुर की तरफ चलो। विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त बहुत बड़े वकील थे और हमारे रायपुर शहर में वो 2-2.5 साल के लिए मुकदमे लड़ने आए थे, तो अपना परिवार साथ लाए थे। तब नरेंद्र की उम्र मुश्किल से 14-15 साल की थी। उस समय रेलगाड़ी पूरे तौर पर नहीं थी। जबलपुर से नागपुर की ओर जाते हुए, भंडारा से होते हुए बैलगाड़ी में विवेकानंद जा रहे थे। तब उनको दिखा कि 2 पहाड़ियां आपस में आलिंगन कर रही हैं।
एक अजीब सा माहौल कुदरत ने और जंगल ने बना रखा है। तब उन्होंने देखा कि उसके बीच में मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता लटक रहा है और मधुमक्खियों की अनुगूंज एक तरह से लहरा रही है। विवेकानंद बेसुध हो गए। उनको ऐसा लगा कि उनका पूरा शरीर, उनकी पूरी आत्मा कहीं आसमान में चली गई है और उनको होश नहीं रहा। और बहुत दूर आगे चलने के बाद जब बैलगाड़ी आगे गई तब उन्होंने पूछा मैं कहाँ पहुँचा। तब गाड़ी वाले ने बताया कि आप तो बेहोश हो गए थे। तब उन्होंने कहा मुझे जीवन में पहली बार आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ है। और वो रायपुर गए, रायपुर में रहे। उनके जीवन की कई घटनाएं तो लोग उनको बताते नहीं हैं। हम किसी भी महापुरुष का चेहरा चिकना चुपड़ा करके दिखाते हैं ताकि बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखें और बातें जो विवेकानंद से जुड़ी हुई है वो न बताई जाए। तुम लोगों की उम्र में विवेकानंद ने एक बार अपने घर में अपनी माँ को गाली दी थी, अपशब्द कहे थे। तब उनके आदर्श पिता विश्वनाथ दत्त, आप में से जब प्रथम 2-3 पंक्तियों में बैठे हैं ना, मुझको छोड़ के, क्योंकि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो माँ बाप सुने कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। तब विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त एडवोकेट ने घर के सामने छोटा सा लिख दिया, यहाँ नरेंद्र रहता है जो कभी कभी अपनी माँ को अपशब्द कहता है। विवेकानंद के जितने दोस्त आए नरेंद्र के, सबके सब ने उलाहना दिया, सबके सब ने मजाक उड़ाया कि तू अपनी माँ को गाली देता है। और उस दिन से नरेंद्र ने कसम खा ली कि माँ तेरे चरणों में पड़ा रहूंगा, मुझसे अपशब्द कोई सुन ले ऐसा मेरा जीवन नहीं बनेगा। ये विवेकानंद के हमारे छोटे से उदाहरणों की एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। एक नाम सुना होगा आपने या नहीं सुना होगा तो मैं बताने आया हूँ, वीर नारायण सिंह। और भी कई वीर हैं, उनके बारे में नहीं कहूँगा। वीर नारायण सिंह एक बहुत बड़े ऐतिहासिक योद्धा हुए छत्तीसगढ़ में, एक आदिवासी। देश में मंगल पांडे हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या पेशवा हो या और कोई लोग हो, नाना साहब हो, तात्या टोपे हो, ये सब आज़ादी के वास्ते, आज़ादी की जंग के वास्ते अंग्रेज से उसके अत्याचार के कारण लड़े। आर्थिक सवालों पर लड़ने वाला देश का पहला योद्धा छत्तीसगढ़ के सोना खान जमींदारी का एक आदिवासी मालगुजार था, जो उस समय के जो प्रॉफिट कर लेने वाले, होर्डिंग करने वाले जमाखोरों से लड़के अपनी जनता को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसका किस्सा रायपुर में था, उसकी शहादत रायपुर में हुई। विवेकानंद ने मर मिटने का जो पहला संकल्प किया, पहला जो उनको उत्साह मिला, वो उस वीर नारायण सिंह की प्रतिमा से, उस वीर नारायण सिंह की कथा से मिला। ये बात मैं आपको बताने आया हूँ। और याद रखना, विवेकानंद आसमान से नहीं टपके थे। मेरा विवेकानंद, मेरा नरेंद्र सवाल पूछता है। ये जितने बैठे हैं, अगर अपने गुरुजनों से आप सवाल नहीं पूछते तो ठूठ हैं आप, आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अरे कीड़े मकोड़े तो करोड़ों में पैदा होता है बच्चे, सवाल पूछो। जब गुरु रामकृष्ण के पास वो गए, और कैसे गए, अभी बताया आदरणीय ने कि मैं अंग्रेजी साहित्य का अध्यापक हूँ। बहुत सा काम तो कवि लोग करते हैं, हालांकि मैं कवि नहीं हूँ और कविता लिखता नहीं, कविता पढ़ता भी नहीं, मेरी पत्नी कविता लिखती हैं, लेकिन बहुत सा काम कवि करते हैं। विवेकानंद जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे थे तब एक कविता आई, उसका नाम था एक्सकर्शन। विलियम वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी रोमानी कवि के बहुत बड़े हस्ताक्षरों में से गिने जाते हैं। उनको भारत से बहुत प्रेम था और कश्मीर में जो सूफी संप्रदाय के लोग रहते हैं और जो रहस्यात्मक अनुभूतियों का जखीरा होता है, उससे वो परिचित थे। एक दिन विवेकानंद अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक नहीं आए और उनकी जगह प्रिंसिपल हेस्टी उनको पढ़ाने लगे। कभी कभी होता है ना कि जो शिक्षक आपको पढ़ाता है बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता है, और जिस दिन वो छुट्टी पे रहता है तो दूसरा शिक्षक जब पढ़ाने आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शायद वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। प्रिंसिपल हेस्टी ने पढ़ाया। एक्सकर्शन नाम की एक सीरीज है कविताओं की, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो उन्होंने कहा कि इसमें रहस्यात्मक अनुभूति है। मनुष्य जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के परे जाके सृष्टि और पूरे माहौल में, पूरे प्रकृति में अंदरूनी तौर पर घुस सकता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने कैसे हो सकता है। तब प्रिंसिपल हेस्टी ने कहा कि देखो भाई, हमने तो जो पढ़ा है वर्ड्सवर्थ आपको समझाया, लेकिन कलकत्ते में एक दक्षिणेश्वर नाम के मंदिर में रामकृष्ण नाम का एक आदमी रहता है, वो कहता है मैं ईश्वर को देखता हूँ। तब याद रखो, पहली बार जब नरेंद्र रामकृष्ण देव से मिले तो भक्तिभाव से नहीं मिले, स्वामी सन्यासी बनने के लिए नहीं मिले। उनसे मिलकर के उन्होंने पूछा कि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते थे।
हालांकि सेकंड डिवीजन में पास हुए थे, बाकी कहानी आगे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा मैं तो रोज देखता हूं। कैसे? जैसे मैं तुमको देखता हूं वैसे मैं ईश्वर को देखता हूं। तो मैं आऊंगा तो मुझको दिखा दोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं दिखा देंगे, तुम तो देखना चाहते नहीं थे। उसके बाद जब उन्होंने रहस्यात्मक अनुभूतियों का पोचारा फेरा उनके विवेक के ऊपर, उनसे बातचीत की, उनको समझाया, तब विवेकानंद को समझ में आया कि हम जिन ज्ञानेंद्रियों के बल पर हैं, अपने मस्तिष्क के बल पर हैं, विवेक के बल पर हैं, आंखों के बल पर हैं, कान के बल पर हैं, धरती और दुनिया और आकाश और रहस्यमयता इसके परे भी होती है। और तब वो जाके श्री रामकृष्ण के संगति में आए। याद रखो, विवेकानंद को 20 खंडों की एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 11 खंड याद थे। चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स नाम का जो ग्रंथ है वो पूरे का पूरा याद था। विवेकानंद को फ्रांसीसी संगीत आता था, विवेकानंद को गाना बहुत अच्छा आता था, विवेकानंद को रसोई बनाना बहुत अच्छा आता था, विवेकानंद को ऐसे कई काम आते थे। हर्बर्ट स्पेंसर जो अमेरिका के बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, उनको विवेकानंद ने चिट्ठी लिखी कि मैं आपकी किताब का अनुवाद करना चाहता हूं बंगला में। उन्होंने चार्ल्स डार्विन के समानांतर थ्योरी लिखी। और विवेकानंद फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि गीता पढ़ने से ज्यादा अच्छा है नौजवान फुटबॉल खेलें तो इनको ईश्वर जल्दी समझ में आएगा, धर्म जल्दी समझ में आएगा। लेकिन गीता पढ़ना मना नहीं किया था, प्राथमिकता की बात बताई थी। और बंगाल में जो एक मुहावरा चला, खेला होबे, ये विवेकानंद के फुटबॉल प्रेम के कारण खेला होबे चला था। उसका कुछ लोगों ने फायदा उठा करके अपनी दुकान जमा ली, वो बात अलग है। विवेकानंद इस तरह के बहुधंधी बहुरंगी व्यक्तित्व के मनुष्य थे। और ये भी याद रखिए, क्योंकि विवेकानंद का वो चेहरा आपको बताया जाएगा। वो किताबें वो कुलपति जी खरीद के आपको पढ़ने देंगी, ज्ञान योग, धर्म योग, कर्म योग, बुद्ध योग, पता नहीं क्या क्या, वेदांत, अद्वैत, ये सब बहुत होगा। ये विवेकानंद थोड़ी है, विवेकानंद की आत्मा और कहीं है। ये तो सब बहुत सा आडंबर है जो बहुत जरूरी है, हम इसको खारिज नहीं करते। लेकिन हम जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, हम जो नौजवान बच्चे हैं, ये 2 लड़कियां 3 लड़कियां बैठी हैं, ये भाग भी नहीं सकती क्योंकि मैं बार बार इनकी तरफ देख रहा हूं। कुछ ऐसे हैं जो मजबूर होकर ताली बजा रहे हैं, वो भी नहीं भाग सकते। इनका विवेकानंद कैसे है? ये विवेकानंद क्रांति करना चाहता था। विवेकानंद इस देश के पहले क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी जो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाक उल्लाह, ये तो बाद में आए ना। विवेकानंद ने क्रांति करने की कोशिश की। उस वक्त अमेरिका का सबसे जो अमीर आदमी था, हथियार बनाने वाला, मैक्सिम हेराम, उससे उन्होंने संपर्क किया था कि तुमसे हम हथियार खरीदेंगे अंग्रेजों को भगाने के लिए, कृपया हमारे साथ सहयोग करो। लेकिन पैसा नहीं था। विवेकानंद वो गरीब आदमी था, वो नौजवान विद्यार्थी था आईटीएम यूनिवर्सिटी की किसी संस्था की तरह, जो घर घर जाके पैसा मांगता था कि हमको हथियार खरीदने के लिए पैसा दो, हम अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं। लेकिन पैसे वाले कब किसी के होते हैं? पैसे वाले थोड़ी क्रांतिकारियों को पैसा देते हैं। पैसे वाले तो अंग्रेज को शिकायत करते थे कि आदमी पैसा लेने आया है क्रांति करने के नाम पर, इसको निपटाओ। पैसा नहीं मिला, तब निराश हो गए। याद रखो, हुए कब थे विवेकानंद? 1863 में। मैं आपको बात कब की बता रहा हूं, उसके 20 साल बाद की। 1883 का हिंदुस्तान और 2022 का हिंदुस्तान, इसमें बहुत फर्क है। संचार साधन नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, आईटीएम यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये वाइस चांसलर साहब नहीं थे, और बहुत से काम नहीं थे। तब क्या होता? तब विवेकानंद को रामकृष्ण देव के पास जाना पड़ा और तब उन्होंने तय किया कि मैं भारत को देखूंगा। अच्छी तरह सुन लो, श्री रामकृष्ण देव से मिलने के बाद विवेकानंद उनके शिष्य नहीं बने थे। उनने सवाल किए उनसे, और जब सवाल जवाब करते करते जब उनकी आध्यात्मिकता से परिचित हो गए, तब उनके साथ रहे। 1886 में श्री रामकृष्ण देव चले गए दुनिया से। उसके पहले उनके पिता चले गए विवेकानंद के। तब श्री रामकृष्ण देव ने उनकी मां की देखभाल करने के लिए उनको वापस कर दिया था। ये भी हुआ है। उसके बाद फिर विवेकानंद ने देशाटन करना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि मैं दुनिया को देखूंगा, भारत को देखूंगा, कुछ समझने की कोशिश करूंगा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, 150 दिन की, 3500 किलोमीटर की,
या इसके पहले चंद्रशेखर जी चले, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रह चुके दिग्विजय सिंह वो चले, और बहुत से लोग चले, किसका किसका नाम लें, महात्मा गांधी चले। इन सबसे ज्यादा बड़ी यात्रा सघन रूप से 8 बरस की विवेकानंद ने की थी पूर्व भारत को समझने की। भूखे प्यासे सन्यासी की तरह, लावारिस आदमी की तरह जिसे कोई नहीं पहचानता। तब उन्होंने देखा कि गरीबी क्या होती है, तब उन्होंने देखा कि हिंसा क्या होती है, तब उन्होंने देखा कि शरीर से पसीना कैसे निकलता है, ये खून सफेद कैसे हो जाता है। सब जिल्लत उठाने के बाद वो आदमी जब घूमता फिरता आया, तब कहीं पता लगा कि अमेरिका नाम के देश में, शिकागो नाम के शहर में कोई सम्मेलन होने वाला है। तब मैं जाना चाहता हूं। मैं आपको फिर बताऊं, आपने टी.एस. इलियट की बात करी, किसने भेजा था विवेकानंद को अमेरिका जाने की सलाह? सबसे पहले किसने दी थी? किताबों में तो हम अपने बारे में लिख देते हैं, ये ईश्वर ने हमको हाथ इसीलिए दिए हैं कि इनसे हम अपनी पीठ ठोकें, जबकि दरअसल ऐसा नहीं है। गाजीपुर नाम के शहर के डिस्ट्रिक्ट जज टनेल जो अंग्रेज थे, उनने सलाह दी विवेकानंद को कि तुमको शिकागो धर्म सम्मेलन में जाना चाहिए, ये तो तुम्हारे मतलब की बात है। अंग्रेजी जानते थे, विवेकानंद भी और वो भी। एक छोटा सा राज्य है खेतड़ी, उसके राजा हरि सिंह ने कहा पैसा मैं दूंगा। तो छोटे छोटे जो लोग थे इतिहास में, अब हम उनका नाम लिखते नहीं हैं, जो रामकृष्ण और विवेकानंद की आरती करते हैं वो भी नहीं लिखते हैं। इन लोगों ने सलाह दी कि तुमको वहां जाना चाहिए, और तब विवेकानंद वहां गए, पैसा लिया लोगों से, घर घर जाके साधुओं ने पैसा मांगा उनको विदेश भेजने के लिए, अमीरों ने पैसा नहीं दिया। तब वो गए, और जब गए तो किस तरह गए? विवेकानंद पानी के जहाज पर गए। ये इस वक्त जेट प्लेन ये सब नहीं होता था। उस पानी के जहाज में जापान के याकोहामा से कनाडा के वैंकूवर शहर में जाने की आगे रास्ते में एक सज्जन उनको टोपी लगाए हुए मिले, पुरानी पोशाक पहने हुए, बहुत पैसे वाले थे। तो पहला पैसे वाला विवेकानंद के जीवन में फंसा कि जिसको कुछ कह सकते थे। हालांकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, तुमको हंसने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए किया उनने। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं आपको जानता हूं, मैं तो ऐसे ही नामालूम इंसान हूं, मेरे कहने से आप एक काम करिए, बहुत उद्योग करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और आप भी अमेरिका जा रहे हैं अपने धंधे को लेकर, मेरे कहने से एक काम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा इस देश के बच्चों के लिए, जिनमें ग्वालियर के ये बच्चे भी शामिल हैं, इनके लिए विज्ञान का एक संस्थान खोलिए, एक बड़ी विज्ञान की शिक्षा संस्थान खोलिए, देश का बहुत भला होगा। वो धार्मिक आदमी बोल रहा है ना, जिसे साधु सन्यासी तुम कह रहे हो, वो बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है कि आप इसको खोल दीजिए। उस आदमी ने उसको लगा कि ये आदमी कुछ अजब तरह का है। उसने कहा ठीक है मैं करूँगा। और कुछ समय के बाद चिट्ठी लिखी कि आप मुझसे पानी के जहाज पर मिले थे, मैंने आपसे वादा किया था, अब मैं खोल रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर विवेकानंद के कारण खुला है, जमशेदजी टाटा ने खोला है। इस बात को हिंदुस्तान के इतिहास को याद रखना चाहिए। और ताली तो बजा रहे हो, लेकिन क्या तुम और हम ताली बजाने के काबिल हैं? जिस संस्था को विवेकानंद ने बनवाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, आज दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में उसका नाम नहीं है, तब भी हम महान भारतीय हैं। विवेकानंद के जीवन को लेकर के भाषण तो देंगे, ताली तो बजाएंगे, सम्मेलन तो करेंगे, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे। वो साइंटिफिक टेम्पर के आदमी थे। राजा रमन्ना का नाम सुना होगा आपने। मैं तो साइंस छोड़ के भागा हुआ विद्यार्थी हूँ, थोड़ा बहुत साइंस मुझे आता है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज सुना तो मैं डर गया, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से भगा दिया गया था। राजा रमन्ना ने कहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू को आप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक वृत्ति लाने का श्रेय आप देते हैं, यह गलत है। इस देश में साइंटिफिक टेम्पर लाने का श्रेय विवेकानंद को है। इसके पहले साइंटिफिक टेम्पर नाम का शब्द भारत के लिए किसी ने नहीं कहा था। मैं उस विवेकानंद के बारे में आया हूँ आपसे बात करने, जो बच्चों के काम का है, जो समझने के लायक है, जो आपका भविष्य बनाने वाला, एक ईंट डालने वाला, एक बुनियाद रखने वाला आदमी था, जिसको हिंदुस्तान भूलने की कोशिश कर रहा है। और तब वो विवेकानंद शिकागो गए, अमेरिका गए। कैसे गए? किसी तरह पहुंचे। शिकागो में तो बहुत महंगा शहर है, वो इतना कमबख्त महंगा शहर है कि आज मैं इतना पैसा कमाने के बाद भी नहीं जा सकता। वो पहुंच गए थे, और जब पता लगा कि वो जो जलसा होने वाला है, सम्मेलन, वो खिसक गया कुछ महीने आगे,
व्यवस्था करने में टाइम लगता है। दौलत सिंह चौहान भी मुझको बुला रहे थे साल भर पहले, आज आप आया हूं, तो टाइम तो लग जाता है। आगे बढ़ गया तो विवेकानंद के पास खाने को नहीं था, उनके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, तो एक जगह वो किसी डब्बे में बैठ गए, घुस गए किसी बॉक्स में, और वो आगे बढ़ा तो ट्रेन में चढ़ा दिया गया डब्बा। तब वहां उनको एक महिला मिली, कैथरीन सेनबॉर्न उसका नाम था, हमको रटना पड़ता है उसका नाम, वो हमारी महान माँ है जिसने इतिहास बनाया। तब उसने पूछा कि तुम कौन हो, उनने अपनी व्यथा बताई। तब उसने कहा, सुनो नौजवान सन्यासी, शिकागो बहुत महंगा शहर है, मैं मैसाचुसेट्स में रहती हूँ, तुम मेरे पास चलो, मेरा भाई भी समझदार है, मैं भी पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी किसी तरह, वहाँ चलो। तो महंगे जीवन से बच के सस्ते जीवन में गए जिसमें 2 वक्त की दाल रोटी मिले। और जब एक टाइम वो खाना खिला देती थी तो विवेकानंद चिट्ठी लिखते थे अपने शिष्यों को, दोस्तों को, और भी जो लोग थे, कि आज मेरा एक टाइम का खाने का पैसा बचा, एक दिन और जीऊंगा मैं। और वो करते रहे। फिर उस महिला ने उनको टिकट कटाई शिकागो की, अब चले जाओ, वहाँ सम्मेलन हो रहा है। जब शिकागो में सम्मेलन में आने लगे तो जो टिकट थी वो गुम गई, और वो पता गुम गया जिससे मिलना था। तो ऐसे आदमी को भी विवेकानंद कहते हैं, जो गफलत में जीता है, अपनी टिकट घुमा देता है, अपने पैसे घुमा देता है, उसको भी विवेकानंद कहना पड़ता है। तो अब वहाँ पहुँचे तो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे पड़े थे और लगा कि मर जाऊंगा। तब एक दूसरी महिला ने देखा बालकनी से, मिसेस हेल ने, और बुलाया कि आप इधर आइए, ये अमेरिका की विदुषियाँ बहुत अच्छी होती हैं, भारत में होती तो हम लोग भी विवेकानंद बन जाते शायद। उन्होंने बुलाया, उनको खिलाया पिलाया, अच्छे से रखा, और बोला क्या बात है, क्यों आए हो? तो जब पूरा बताया तो बोले एक प्रोफेसर राइट हैं, J.H. राइट हैं, मैं उनसे कहती हूँ, वो बहुत प्रभावशाली हैं। राइट ने प्रबंध किया, उनको किसी तरह से उसमें अंदर ढकेला। और जो सम्मेलन हुआ था ना, 400 साल कोलंबस ने अमेरिका खोजा, उसके 400 साल हो गए थे, उसका सम्मेलन था। और कौन कर रहा था सम्मेलन? कोई स्वामी जी नहीं कर रहे थे, कोई धार्मिक संस्था नहीं कर रही थी, कोई टाटा बिरला के तरह के आजकल के नौजवान जो दुनिया में सबसे आगे अमीर हुए चले जा रहे हैं, उन्होंने नहीं किया था। चार्ल्स कैरोल बोनी नाम का एक वकील था। मुझे इस बात का गौरव है कि अमेरिका का सबसे बड़ा वकील, वो भी क्रिमिनल लॉयर, यहाँ लॉ के कुछ विद्यार्थी होंगे, क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा वकील, जो नंबर 2 में पैसा ज़्यादा कमाते हैं क्रिमिनल लॉ वाले, क्योंकि सब अलग तरह के लोग मिलते हैं। एक वकील ने वो सम्मेलन किया था, और विवेकानंद को बनाने का श्रेय उनके पिता को मैंने कहा, वो वकील था, और मैं भी एक वकील हूँ, इसलिए मुझे विवेकानंद से जुड़ने बहुत आसानी होती है कि एक बड़े वकील का बेटा और एक बड़े वकील ने उनको दुनिया का सबसे बड़ा सरताज बनाया। वो गए, ऐसे बैठे हैं ना, तो विवेकानंद पीछे बैठे थे, और जब उनका नाम पुकारा तो सिर नीचे झुका लिया, जैसे इससे कहेंगे बैठी हमारी छोटी बच्ची, आज जरा भाषण दे तो सिर झुका लेगी, क्योंकि बोलने से डर लगता है। हम भी बहुत मार खाते थे बोलने के लिए। तब सेकंड सेशन में, दूसरे सेशन में विवेकानंद किसी तरह एक फ्रांसीसी पादरी ने ढकेला, और बाकी लोग तो आदरणीय भाइयों बहनों माताओं सब करते रहे, जो हमने भी किया। ये पहला आदमी था संसार के इतिहास का 30 बरस का हिंदुस्तानी नौजवान जिसने खड़े होकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतना केवल अमेरिका के बहनों और भाइयों, और तालियां बजती रही। वो तालियां आज तक बज रही हैं। विवेकानंद की महारत इस बात में थी कि पश्चिम की संस्कृति को समझकर उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नहीं कहा, जो हमारे यहाँ होता है, श्री और श्रीमती कनक तिवारी, यानी कभी भी हम अपनी महिला को आगे नहीं बढ़ने देते। विवेकानंद के दिमाग में यह पेच था, इसको भी कहते हैं इतिहास का एक पेच समझने का, संस्कृति को समझने का। यह भी एक पेच है कि आप कहें सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो जितनी महिलाएं थीं उन्हें तो 100% ताली बजाई। आधे पुरुषों ने बजाई जो महिलाओं से डरते थे, और आधे ने नहीं बजाई जो उनसे जलते थे। सारे के सारे हॉल में ये बात होती रही। लेकिन एक बात है, आप तो मिशन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, रामकृष्ण मिशन की किताबों में भी ये बात नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
जो एक बात संसार के इतिहास को खोज कर एक महिला ने दी, वो भी अमेरिका की, मैरी लुइस बर्ग। उसने विवेकानंद के अमेरिका और वेस्ट में रहने के पूरे अनुभवों का जखीरा 6 खंडों में दिया है। उसमें पहली बात विवेकानंद ने कही थी जब ताली बजी, एक तो शुरू में संबोधन और फिर एक वाक्य कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ कंट्री इन द सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ विच द संस्कृत द वर्ड एक्सक्लूजन इज अनट्रांसलेटेबल। मैं उस देश का निवासी होने में गौरव अनुभव करता हूं जिसकी देववाणी संस्कृत में बहिष्कार नाम के शब्द का अनुवाद नहीं होता। हिंदुस्तान किसी का बहिष्कार नहीं करता। अगर आप किसी को अपने जीवन से बहिष्कार करोगे मजहब के आधार पर, प्रांतीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, रुपए पैसे के आधार पर और किसी आधार पर, तो आप विवेकानंद को मत पढ़िए। वो चले गए, उनको जाने दीजिए, शांति से जहां रहते हैं रहने दीजिए। बहिष्कार अगर कोई करेगा, ये कुंजी है विवेकानंद के ताले को खोजने की। आत्मस्वीकार या स्वीकार करना चाहिए, बहिष्कार हमको नहीं करना चाहिए, ये विवेकानंद ने कहा। लेकिन कुछ और बातें, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े हैं, क्योंकि मैं साइंस और इंजीनियरिंग का विद्यार्थी नहीं बन पाया, तो इनसे झूठी बातें नहीं करना चाहिए। ये तो प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं। विवेकानंद जब वहाँ गए, एक किस्सा पढ़ा होगा आपने, हम पैदा क्यों हुए धरती में। कहानी है बाइबल में या ईसाइयत में। कहानी यह है कि एक स्वर्ग नाम की जगह है जहाँ बहुत से लोग जाना चाहते हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी, सबको स्वर्ग जाने की बड़ी इच्छा है। वहाँ एक ईश्वर रहता है, देवता, और वहाँ एक पेड़ है, शायद एप्पल का पेड़ है, सेब का। तो वो कहते हैं कि इसको खाना नहीं तोड़ के। वहाँ पुरुष को कहा, आदमी को, मर्द को, कि खाना नहीं। अब उसकी औरत ने उसको भड़काया। सच्ची पत्नी वही होती है जो पति को बर्बाद करे। तो उसने भड़काया कि तुम फल खाओ, तुम ईश्वर से क्यों डरते हो, ईश्वर से डरने की क्या जरूरत, और तुम चोरी से अगर खा लोगे तो ईश्वर को पता कैसे चलेगा। तो बहुत देर तक वो सोचता रहा, लेकिन अब पत्नी की बात न माने वो पति कैसा। तो उसने खतरा उठा के फल खा लिया। अच्छा, ऊपर जो ईश्वर है ना, वो भी महिला नहीं है, शायद बच जाता, वो भी पुरुष है, तो विष्णु भगवान है या कुछ ऐसा है। उसने कहा तुमने चोरी से फल खाया, जाओ मरो, और धरती पे फेंक दिया। तो हम लोग पैदा हो गए। हम लोग आदम और हव्वा की गलतियों के वजह से हुए। मिल्टन नाम का, फिर आपने अंग्रेजी साहित्य क्या बता दिया, मेरा दिमाग परेशान हो गया। मिल्टन नाम के महाकवि ने पैराडाइज लॉस्ट नाम का महाग्रंथ लिखा है। उसमें सब बहुत सी इस तरह की कहानी है। एक और नाटककार हुआ है क्रिस्टोफर मार्लो, वो शेक्सपियर से 12 साल उम्र में बड़ा था। उसने लिखा है डॉक्टर फास्टस। उसमें एक कैरेक्टर आता है मेफिस्टोफिलिस, शैतान का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, दीवान या सेनापति, मेफिस्टोफिलिस। वो आदमी के अंदर घुस जाता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। ये प्रतीकात्मक बात है। आप वहाँ सालार जंग म्यूजियम अगर जाएं, हैदराबाद में देखें, तो एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, दढ़ियल है, ऐसे दाढ़ी मूछ है और ऐसा ऐसे खड़ा हुआ है, और ठीक उसके पीछे जो झुका हुआ हिस्सा है उसमें एक औरत खड़ी हुई है। वो कथा ये कहना चाहती है कि एक बहुत पहलवान किस्म का आदमी, अत्याचारी, हाथ में तलवार लेकर के आपसे जो काम करा सकता है वो झुकी हुई औरत आपसे करा लेती है। बर्बादी दोनों में होने वाली बराबर की। उसको करके हुए लॉरेंस डुरल नाम के कवि हुए, अंग्रेज कवि। वो पूरी कहानी लिखते लिखते कहते हैं आदमी से हम कैसे गिरे, नीचे हुआ, ये हुआ, और वो फल खा लिया। आखिरी में लिखते हैं कि बट दैट फ्रूट वॉज रियली वेरी टेस्टी, यानी जो हमने भी खाया चाहे बर्बाद हो गए, लेकिन वो फल बहुत मीठा था। मतलब हमको गलती करने में जितना मजा आता है, अच्छाई करने में नहीं आता। नकल मारने का मौका मिले और गुरुजी ना पकड़ सकें, उससे अच्छा जीवन में कोई संयोग नहीं होता। गोल्ड मेडल भी मिल जाए लेकिन किसी को पता नहीं चलता। ये जब गए तो विवेकानंद ने ईसाइयत की इस परिकल्पना से संघर्ष किया। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत में उन्होंने कहा कि हम अमृत के बच्चे हैं, हम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के बच्चे हैं, हम इस बात को नहीं मानते। और पूरे पश्चिमी दर्शन में जो आदमी के अपराध की परिकल्पना है, जिसके कारण धरती में ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया, उस परिकल्पना से भारत का पहला कोई अगर विद्वान टकराया तो उसका नाम है नरेंद्र नाथ दत्त या स्वामी विवेकानंद। उन्होंने इस पूरी अवधारणा को साफ करने की वहाँ पर कोशिश की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उनके जीवन के हमको समझनी चाहिए।
जब विवेकानंद वहाँ गए तो एक रॉबर्ट इंगरसोल नाम के नास्तिक उनसे मिले। रॉबर्ट इंगरसोल ने कहा कि अगर तुम 50 साल पहले यहाँ आए होते तो तुमको कत्ल करके फेंक दिया गया होता। जो अमेरिका है ना, आज का भी अमेरिका जो है ना, उसकी चकाचौंध में मत फंसिए। हालांकि आप फंसोगे मेरे कहने के बाद भी, मैं जानता हूँ और बहुत से लोग फंस चुके हैं, लेकिन उसकी चकाचौंध में मत फंसिए। डॉक्टर लोहिया का मैं भक्त हूँ, समर्थक हूँ, गांधी का भी हूँ। उन्होंने कहा था कि ये पश्चिम की जो सभ्यता है ये मालिक सभ्यता है, ये हमको नौकर और अपने को मालिक समझती है। इस मालिक सभ्यता के खिलाफ संघर्ष करो। याद रखो, इस मालिक सभ्यता के खिलाफ पहला संघर्ष गांधी ने नहीं किया, विवेकानंद ने किया। और उनसे कहा कि आप जो कुछ कहते हैं हिंदुस्तान के बारे में हम इसको नहीं मानते। और वो लगातार पूरे जीवन जब तक अमेरिका में रहे उनसे संघर्ष करते रहे और उन्होंने वो झंडा हिंदुस्तान का गाड़ा। ये उंगली है ना हमारी, मैडम की तरफ तो उंगली नहीं उठाएंगे, डांट पड़ेगी, अपनी पत्नी की तरफ उठाते हैं। ये उंगली ऐसे उठी तो 3 उंगलियां अपनी तरफ उठ जाती हैं। आप किसी की तरफ भी उंगली उठाओ 3 उंगली अपने तरफ उठ जाती हैं। 3 बार अपने बारे में सोचना पड़ता है। हम जो हिंदुस्तानी है ना, हमें डींग नहीं मारनी चाहिए। हमको जब भारत महान बताते हैं ना, ये देश महान बताते हैं, ये देश विश्व गुरु बनने वाला है या खुद भी बनने वाले हैं, इनसे प्रभावित मत होइए। हम लोग भी साधारण आदमी हैं, हम लोगों से भी गलतियां होती हैं। अपने आप को बहुत महान बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अपने आप को निकम्मा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। विवेकानंद ने ये आत्मज्ञान हमको दिया, ये ताकत हमको दी है। जब कभी विदेश जाने का मौका लगे, हो सकता है तुम अमेरिका जाओ, हो सकता है इंग्लैंड जाओ, हो सकता है और किसी देश में जाओ, तो जब वहाँ की धरती में खड़े हो गए ना बच्चों, तो घमंड के साथ खड़े होना कि हम हिंदुस्तान की धरती से आए हैं, हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। ये अहंकार, ये सात्विक अहंकार विवेकानंद ने हमारे जीवन में, हमारे जहन में दिया है, वरना हम इस काबिल नहीं थे। ये महान देश है। हिंदुस्तान से ज़्यादा आदर्शों के लिए जीने वाला कोई मुल्क संसार में आज तक भी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, हम दूसरों के लिए मर जाएं इस भावना से जीने वाला मुल्क में और कोई हो नहीं सकता हमारे देश के मुकाबले। लेकिन ये सब कुछ हमारे कहने के बाद भी हमारे अंदर एक कमी थी। हम घरघुस्सू कौम के लोग हैं, हम दब्बू कौम के लोग हैं, हम संकोची कौम के लोग हैं, हम उदार कौम के लोग हैं, हम भलाई करने वाली कौम के लोग हैं। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पिछले 2000 बरस के इतिहास में बाहर नहीं गया अपनी आध्यात्मिकता को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर। केवल सबसे पहले गौतम बुद्ध गए, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध गए और वो दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर उन्होंने हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता का, धर्म का, अच्छाई का प्रचार किया। उसके बाद कोई नहीं। 2000 बरस बाद केवल नरेंद्र नाथ दत्त उर्फ विवेकानंद हुए जो पश्चिम की तरफ गए, पूरब की तरफ नहीं गए। और पूरब की तरफ न जाके पश्चिम की तरफ जाके 3.5 साल उन्होंने प्रचार किया अमेरिका और यूरोप में रह के। और एक खास बात है, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, इसीलिए बुलाया गया हूं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उसको दुरुस्त करें। हिंदुस्तान के जहनियत के जो सबसे बड़े लोग हुए उसमें स्वामी विवेकानंद अकेले हैं जो विदेश जाने के लिए, जिनके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों लाइसेंस थे। हिंदुस्तान की सारी अच्छाइयाँ और आध्यात्मिकता, इस देश की महानता, इस देश की उदारता, धर्म के संबंध में हमारी समझ, सब कुछ लेकर विदेश गए, खाली हाथ नहीं लौटे। हिंदुस्तान के लोगों को अमीर बनाने के लिए, लोकतंत्र की शिक्षा देने के लिए, नारी की मुक्ति के लिए और तमाम तरह की वैज्ञानिकता को लेकर विवेकानंद बाहर लौटे। वो अकेले ऐसे विचारक हैं, सबसे बड़े और सबसे पहले। गांधी हैं, बाद में हैं, जो अपने देश की कमजोरियों को अपनी अच्छाइयों के मुकाबले समझते हैं। महान हिंदू कौम के वो भक्त हैं, लेकिन उसकी सारी बुराइयों को समझते हैं। और कुछ बातें ऊपर से नीचे वाले सुन लो जो आपस में बात कर रहे हो। विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। विवेकानंद की आवाज जो आप कल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सुन लेते हो कि कोई साधु बना अंग्रेजी में बहुत अच्छी बातें बोल रहा, वो विवेकानंद नहीं है। उस समय ये सब ईजाद नहीं हुआ था। विवेकानंद का सारा ज्ञान संसार के इतिहास को परोसने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं। एक गुडविन नाम का आदमी है जो स्टेनोग्राफर था, कोई याद नहीं करता उसकी। विवेकानंद के अंग्रेजी के जितने भाषण हैं, अंग्रेज गुडविन नाम के स्टेनोग्राफर ने उसको टाइप किया और वो सारी दुनिया में सर्कुलेट हुआ, उसी को आप पढ़ते हैं। विवेकानंद को आगे बढ़ाने के काम में ऐसे छोटे छोटे कई लोगों का योगदान था। एक आदमी हुआ जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, आप जानते होंगे उसको। सबसे खराब कपड़े पहनने के कारण तो आप उसको जानते होंगे।
सिर घुटा हुआ है, हाथ में एक छड़ी है, एक ख़राब किस्म की घड़ी है, बकरी का दूध पीता था, उसी के बारे में कह रहा हूँ। जब वो चंपारण आए 1915 में, दक्षिण अफ्रीका से लौट के गांधी भारत आए, 1917 में चंपारण गया 2 साल रहने के बाद। कौन ले गया उनको? इस देश का कोई बड़ा नेता महात्मा गांधी को घास नहीं डाल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के सबसे बड़े नेता थे, वो गांधी जी से बड़े नेता माने जाते थे। तब एक किसान था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो राजकुमार शुक्ल 2 साल से गांधी जी के पीछे पड़ा था कि चंपारण में नील की खेती में निलहे लोग जो अंग्रेज हैं और व्यापारी हैं, वो किसानों की गर्दन रेत रहे हैं, आप चल के हमको बचाइए। 2 साल की उसकी मशक्कत के बाद गांधी जी चंपारण गए, और गांधी को गांधी बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो इतिहास ने वो संयोग राजकुमार शुक्ला नाम के एक छोटे से किसान को दिया। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं, जिस तरह गुडविन ने काम किया। और यहाँ पर रमाशंकर जी से खास बोलना चाहूँगा। हिंदुस्तान के इतिहास में जो सबसे बड़े लोग हुए हैं, उसमें विवेकानंद सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, मेरा हीरो विवेकानंद सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली। जो विवेकानंद ने कहा है ना बच्चों, या तो बंगला में कहा है या अंग्रेजी में कहा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या, मैं आलोक वाजपेयी जी से बात कर रहा था, अनुवाद की समस्या है। गांधी ने हिंदी में लिखा, गांधी ने हिंदी में बोला। अंबेडकर को भी बहुत हिंदी आती थी, सुभाष बोस को भी आती थी, नेहरू को तो आती थी। ये सब हिंदी भाषी लोगों के साथ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विवेकानंद ने कहा है वो सही हिंदी अनुवाद में आपके पास आज भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए विवेकानंद आपके बीच में लोकप्रिय नहीं है। अगर आम फहम फसी भाषा में विवेकानंद का तर्जुमा कर दिया जाए, आपको अनुवाद वो सिखा दिया जाए, ऐसी भाषा में जो हम बोलते लिखते और समझते हैं, तो विवेकानंद एक नायक बन के आपके ऊपर अंदर से निकल के आएंगे। आपको लगेगा कि इस आदमी के साथ इतिहास ने बहुत अन्याय किया है। हम उस विवेकानंद के लिए आपसे बात करने आए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदुस्तान के इतिहास ने इसकी उपेक्षा की है। मैं तो एक सीधी सीधी बात आपसे बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ, हमने उनकी उपेक्षा की है। रामकृष्ण मिशन की अंग्रेजी की किताबें आप पढ़िए और उसका हिंदी का अनुवाद पढ़िए, एक जैसा नहीं है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, बहुत से इससे छूट गए हैं। इसलिए अगर आप बुद्धिजीवी हैं, और ये बुद्धिजीवी संस्थान है, अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो ये कोशिश करिए कि जो विवेकानंद ने सही का सही कहा वो आप तक पहुंचना चाहिए। मैं तो उस विदुषी का नाम लूँगा जो मेरी लुईस बर्ग का नाम अभी लिया। मेरी लुईस बर्ग ने जब विवेकानंद की सारी बातों को इतिहास के सामने तथ्य के साथ रख दिया, सबूत के साथ रख दिया, तब विवेकानंद ने पहला संन्यास मेरी लुईस बर्ग को दिया, दीक्षा दी, और उनका नाम स्वामी अभयानंद किया। और वो भारत आकर उन्होंने भाषण दिए और वेदांत के बारे में हमको बहुत सी बातें बताई। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ऊटपटांग बातें, अटपटी बातें आपसे करने के लिए आया हूँ, जो बातें आपने आमतौर पर सुनी नहीं है। विवेकानंद ने एक बार कह दिया था, मैं लघु भारत हूँ, आई एम कंडेंस्ड इंडिया। विवेकानंद कभी नहीं कहा मैं कंडेंस्ड हिंदू हूँ, मैं कंडेंस्ड इंडिया हूँ। रामकृष्ण मिशन के एक अप्रतिम साधु हुए हैं स्वामी लोकेश्वरानंद, उन्होंने एक लेख लिखा कि स्वामी जी को कहना चाहिए था कि मैं कंडेंस्ड इंडिया नहीं, कंडेंस्ड वर्ल्ड हूँ। इसका मतलब है मैं किसी देश का नहीं हूँ, मैं किसी भाषा का नहीं हूँ, मैं किसी मजहब का नहीं हूँ, मैं किसी प्रतीक का नहीं हूँ, मैं किसी साधना का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। इस विवेकानंद को अगर आप पहचानते हैं, इस विवेकानंद के साथ अगर आप जीना मरना चाहते हैं, तो 19वीं सदी के भारत में गांधी जी के आगमन के पहले और गांधी जी को मिला के विवेकानंद से बड़ा प्रज्ञा पुरुष कोई पैदा नहीं हुआ है। उनके खान पान को लेकर भी आप चिंतित मत हो। जब वो अमेरिका में थे तो यहाँ के साधुओं ने चिट्ठी लिखी कि आप वहाँ पर मांसाहार कर रहे हैं, आप वहाँ पर नशा भी करते हैं, आप तो किसी के साथ भी बैठ जाते हैं, आप तो महिलाओं के साथ बात करते हैं, आप तो उनकी पार्टियों में जाते हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि आप मुझे खानसामा रसोइया भेज दीजिए, पैसा भेज दीजिए, जैसा बनाएंगे वैसा मैं खा लूँगा, मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। जब उनकी शिकायत की गई, इसके पहले शिकायत की गई थी, श्री रामकृष्ण देव एक महान रहस्यात्मक साधु थे, अनुभूतियाँ उनके अंदर थी, वो ईश्वर की तरह थे। उनसे शिकायत की कि ये नरेंद्र जो है मांसाहार करता है, हमारे मंदिर के नियम को तोड़ता है और हम लोग नहीं कर सकते। तब रामकृष्ण देव ने कहा था कि नरेंद्र वो है कि जो मांसाहार भी करता है तब उसके शरीर और आत्मा का इस तरह कोई संबंध नहीं होता कि वो समझता है कि वो हविष्य, जो पूजा पाठ का अन्न है, जो यज्ञ का अन्न है, वो समझ के खा रहा है।
उनके बारे में ये भी शिकायत की गई। विवेकानंद को कई तरह की प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा। ये जो वृंदावन आपके पास है, यहाँ वो जा रहे थे पैदल, रास्ते में देखा एक आदमी चिलम लेकर के गांजे का सुट्टा लगा रहा है। तो विवेकानंद को लगा कि एक आध कश हम भी मार लें, गांजे से परहेज नहीं था उनको। तो उससे कहा कि भाई हमको ज़रा दे दो। तो उसने कहा सर मैं भंगी हूँ, मैं नीच जात हूँ, अछूत हूँ, आप ब्राह्मण लगते हैं या सन्यासी लगते हैं, मैं आपको नहीं दूंगा। तो विवेकानंद 2-4 कदम आगे चले गए। फिर उनको लगा कि श्री रामकृष्ण देव हमसे कह रहे हैं कि नरेंद्र तुम तो जाति पाति में फंस गए। तो फिर वहाँ से लौटे। उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं समझता, मुझे तो गांजे की कश लगाना है, आप दो। और छीन करके उससे ज़बरदस्ती 1-2 कश लगाई, फिर चले। बाद में अपने एक शिष्य गिरीश चंद्र घोष को उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो गिरीश चंद्र घोष उनके मुँह लगे थे। कई ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु के मुँह लगे रहते हैं, यहाँ भी होंगे मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप तो भांग खाने के शौकीन हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे नहीं रहा गया। बोले नहीं, बोले मैंने अपने अंदर की उन चित्त वृत्तियों को मार दिया है जो मनुष्य में भेद करती हैं। वो सन्यासी किस काम का जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग समझे, वो नरेंद्र मर गया है जिसने कि दूसरे को समझा और अपने को कमतर समझा। मेरे अंदर वो बात खत्म हो गई। इधर भारत में मनुष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण गाय हो गई है आजकल। तो गोरक्षा समिति के सज्जन पहुँचे उनके पास। उन्होंने कहा कि आप तो इतना बड़ा आश्रम बना के बैठे हैं रामकृष्ण मिशन मठ बेलूर में, आपसे कुछ पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? हम लोग गाय की रक्षा करते हैं, गोरक्षा समिति। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हैं? बोले वहाँ हम गाय को मरने से बचाते हैं। जो गाय दूध नहीं देती, बेकार हो जाती, उसको खाना खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं और हर तरह से सेवा करते हैं। डॉक्टर भी आता है। तो विवेकानंद ने कहा इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ एक बात पूछता हूँ, सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो कि सही नहीं होते, 9 लाख लोग भूख से मर रहे हैं देश के अंदर, उनकी सेवा करते हो क्या? तो उसने कहा वो हमारा काम नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे बायलॉज में लिखा है कि हमको केवल गाय को बचाना है, आदमी मर रहा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो विवेकानंद ने कहा ऐसा क्यों? बोले वो जो मर रहे हैं वो कर्मफल है, पिछले जन्म में उन्होंने पाप किया होगा इसलिए मर गए। तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ ये गाय का भी कर्मफल है, पिछले जन्म में इसने पाप किया होगा इसलिए कसाई के पास जा रही है, तो आप इसको जाने दो। विवेकानंद ने कभी भी उस अर्थ में गाय को माता नहीं कहा जिसको माता कहने के कारण हमें किसी की गर्दन को काटना पड़े और मनुष्य का बीफ बनाना पड़े। ये याद रखना, विवेकानंद के सिद्धांतों को समझने के लिए आपको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा वामपंथी भी जिसको कहते हैं अगर होना पड़ेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक छोटा चुटकुला और, इधर सबसे अमीर आदमी कौन है देश में, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हो, वो दुनिया में नंबर 1 भी आ सकता है। उस वक़्त के अमेरिका में एक बहुत अमीर आदमी था, उसका नाम था रॉकफेलर। आप लोग रॉकफेलर फाउंडेशन वगैरह लेने के चक्कर में भी हो सकते हो। एक दिन स्वामी जी अपने किसी मेहमान की हैसियत में किसी के घर में बैठे थे, तो रॉकफेलर उनसे मिलने आ गए और स्वामी जी लिखाई पढ़ाई कर रहे थे। तो रॉकफेलर ने चिट्ठी भेजी, विवेकानंद ने उसको देखा नहीं, वो गुस्से में चले गए। उसके हफ्ते भर बाद वो फिर आए, बोले आप तो अजीब किस्म के आदमी हैं, मैंने 1 हफ्ता पहले आपके पास आया था, आपने मेरी चिट्ठी तक नहीं देखी। उन्होंने कहा मतलब की बात करो। उन्होंने कहा कि आपके कहने से मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया है और वो बहुत बड़ा दान करने के बाद मैं आपको सूचित करने आया हूँ, तो मुझे आप धन्यवाद दीजिए। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम मुझे धन्यवाद दो कि तुम बस जैसे कमबख्त करोड़पति को मैंने इंसान बनाया। क्या हमारे देश में ज्ञान देने वाले, आत्मा का संस्कार देने वाले किसी करोड़पति को ऐसा कह पाएंगे? अगर आज नहीं कह पाएंगे तो विवेकानंद जयंती मनाने का हमारा क्या मतलब होगा पूरे देश में? हम किस बात के स्वामी विवेकानंद की तारीफ करने के लिए आगे पीछे हैं? हाँ, इसके बाद कुछ बातें और भी हैं। मैंने पेरियार को पढ़ा है, मैंने अंबेडकर को पढ़ा है। पेरियार ने और अंबेडकर ने विवेकानंद की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो स्वामी विवेकानंद ने रास्ता बताया समाज सुधार का, हम इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक जातिवाद नहीं टूटेगा, जातिवाद भारत में खत्म नहीं होगा, आप कोई भी सुधार करेंगे वो संभव नहीं होगा। ये बात सही है। विवेकानंद विधवा विवाह के पक्ष में नहीं थे। उस संबंध में उनका कहना था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
विवेकानंद ने अंतर जाति विवाह जो आजकल बहुत हो रहे हैं, जिसके कारण कि टेलीविजन भरा पड़ा है खबरों से, उसके बारे में भी उनका कोई विचार नहीं था। विवेकानंद ने माना था कि वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे देश में इतनी पुरानी है कि इसको जाते जाते समय लगेगा। उन्होंने माना था कि जाति प्रथा हमारे देश में बहुत गहरी हो गई है, इसको जाते जाते समय लगेगा। लेकिन याद रखिए, जिस वक्त विवेकानंद का समय था और बाद का जो समय है, समय बदलता है, मूल्य बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं। इसलिए विवेकानंद ने कहा था कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये कुछ नहीं है, ये लाक्षणिकताएं हैं जीवन की, ये सिम्टम्स हैं, इनको दूर करो। सबसे बुनियादी जरूरत है कि हमको हर गरीब आदमी को शिक्षा देनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, उसको सबसे पहले शिक्षा देनी चाहिए। और यहां तक कहा था कि अगर मोहम्मद पहाड़ के पास नहीं जा सकता तो पहाड़ को मोहम्मद के पास आना चाहिए और हमको उनको शिक्षा देनी चाहिए। और एक बात जो कही थी वो कम्युनिस्ट वर्ल्ड के, कम्युनिस्ट दुनिया के लोगों ने भी आज तक नहीं कही। उन्होंने कहा कि सबसे नीचे के तबके के आदमी को इतनी शिक्षा दो कि देश के, समाज के भविष्य के संस्कार वो गढ़ेगा, वो तय करेगा कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या होंगे। उन सांस्कृतिक मूल्यों की रोशनी में भारत चलेगा, पूरी दुनिया चलेगी, और तब ये देश बराबरी का होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसी क्रांति तो लेनिन ने भी नहीं की, माओ से तुंग ने भी नहीं की, और जगह भी नहीं हुई। और एक जगह उन्होंने कहा था, एक उनके मित्र थे मोहम्मद सरफराज हुसैन, वो नैनीताल में थे और वो वेदांती हो गए थे, मुसलमान। तो उनको एक चिट्ठी लिखी विवेकानंद ने 1897 में कि और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे देश का भविष्य तो उस दिन उज्जवल होगा जब इस्लामी देह में वेदांत का मन होगा। देह तो सभ्यता है मित्रों, दिखाई पड़ती है, ये सभ्यता है, कोट पतलून है, ये टोपी है, देह तो सभ्यता है। इस्लामिक सभ्यता से विवेकानंद बहुत प्रभावित थे। ये जो संगीत है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो स्कल्पचर है, ये जो हुकूमत शाही है, ये जो भाषा है, ये जो तहजीब है, ये जो खान पान है, ये तो मुसलमानों ने हमको दिया है, इस बात से थे। लेकिन एक अंदर सूफियाना अंदाज का एक वेदांती मन होता है, वो उसके अंदर मिलना चाहिए। वो भारत का सच्चा समय होगा। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? संस्कृति और सभ्यता के नियामक मूल्य एक साथ संयुक्त होकर गढ़ने के लिए विवेकानंद ने जंक्शन नाम का शब्द दिया था कि जब इस्लामिक देह का और वेदांती मन का जंक्शन होगा, ग्वालियर में भी जंक्शन है, वहाँ से छोटी लाइन की बहुत सी गाड़ियाँ जाती होंगी, आप इस बात को समझते होंगे। ऐसा किसी ने कहा था? ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो इसलिए मैं विवेकानंद के उस बौद्धिक इलाके में आपको ले जाना चाहता हूँ जो गांधी के इलाके का है। एक ऐसा विषय हो सकता है, रमाशंकर सिंह जी तो काफ़ी दुर्लभ किस्म के बौद्धिक हैं, विवेकानंद का हिंदू स्वराज, हम इस तो ही सोच सकते हैं। गांधी जी उनसे मिलने गए थे, वो मिल नहीं पाए। तिलक जी मिलने गए थे, वो मिल पाए। और विवेकानंद को हिंदी आती थी। वो जहाँ कहीं हो कि स्वामी जी तुमसे मेरी एक शिकायत है, हमने तुमको हिंदी सिखाई छत्तीसगढ़ के लोगों ने, और तुमने जीवन भर बांग्ला में और अंग्रेजी में भाषण दिया, हिंदी में भी बोल सकते थे। एक भाषण दिया अल्मोड़ा में, और जब कांग्रेस के डेलीगेट्स 1901 में कलकत्ता कांग्रेस में उनसे मिलने गए थे तो हिंदी में बोले थे, और कलकत्ता की गुजरातियों के सभा में हिंदी में बोले थे। ये सब कुछ किया, लेकिन एक शिकायत मन में रह जाती है। उस तरह से मैं उनसे एक बड़े भाई की तरह, अपने गुरु की तरह, अपने पूर्वज की तरह बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं विवेकानंद को इस तरह से नहीं देखता कि जहाँ मेरा सिर खत्म होगा वहाँ विवेकानंद का पैर शुरू होगा। ये कहना बहुत गलत है। हम उस नौजवान आदमी के साथ हैं जो भारत का सबसे बड़ा संस्कृति नियामक था, धर्म से ज़्यादा। हम उस विवेकानंद के साथ में रहना चाहते हैं। हम उसकी आत्मा की भुरभुरी के साथ रहना चाहते हैं। हम उसको मरने नहीं देना चाहते, हम उसको भूलने नहीं देना चाहते, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, उस पर जिरह करना चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि वैल्यू एडिशन के नाम से विवेकानंद और गांधी और इस तरह के कुछ बड़े लोग आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ये बेहद खुशी की बात है। हमको उनको जीवंत रखना है, और जिरह नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो काहे का विवेकानंद। भाषण देने के लिए तो एक से एक लच्छेदार आपको सुनाई पड़ते होंगे, लेकिन सच्चा भाषण सच्ची में वही है। देखो, दोनों मेरे को नहीं सुन रही हैं। सच्चा भाषण वही है जो एक कान से सुना जाए, दूसरे कान से निकाल दिया जाए। तो कृपया इतना मेरे साथ भी करिएगा कि जो कुछ मैंने कहा उसको घर जाने के पहले, हॉस्टल जाने के पहले भूल जाइएगा, तो विवेकानंद पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। मुझ पर एहसान आप करें ऐसा तो आप करेंगे नहीं। और आखिरी चुटकुला, एक बहुत बड़े नेता हुए थे। नेताओं की बात हम कर सकते हैं, हम तो आज़ाद आदमी हैं,
हम तो वकील आदमी हैं, नौकरी तो करते नहीं थे और इसी में आगे निकल गए थोड़ा बहुत। जब अध्यापक थे आपकी तरह कुलपति जी, माफ़ करना, तो पैसा नहीं मिलता था। 275 धन 15 बराबर 290 माइनस 15 रुपये इनकम टैक्स बराबर 275। इतनी कम तनख्वाह में जीते कैसे? तो छोड़ के भाग गए। वकालत में पैसा कमाया, नाम भी कमाया, तो जब पैसा ज़्यादा मिला तो चिकने चुपड़े हो गए, खाने लग गए, कुछ घी ज़्यादा खा लिया तो हार्ट अटैक हो गया, फिर उसको छोड़ना पड़ा। तो ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन राजनीति में एक आदमी हुआ है जिससे मेरे संबंध थे बातचीत के, काशीराम जी, बहुजन समाज के नेता। एक बार उनसे मैं मिला। शगल करने की मेरी आदत थी, प्यार करने में शगल करता हूँ। तो मैंने एक भाषण लिख के ले गया उनके लिए कि इसको आप बोलिएगा, आप देश में तूफान मचा देंगे, जितना आप बोलते हैं उससे ज़्यादा। उसको भाषण को उन्होंने पढ़ा, बोले आप तो बहुत अच्छा भाषण लिख के लाए हैं, लेकिन इतना कड़ा मैं नहीं बोल पाता हूँ। मैं कहा कड़ा तो आपको बोलना चाहिए, अब बड़े नेता कैसे बनोगे? तो बोले इतना कड़ा, ये कहाँ से लिखते हैं आप इतना कड़ा? मैं साहब मैं नहीं लिखता, मैं तो नकल मारता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा विवेकानंद के भाषण की नकल है, उसको टाइप कर लाया हूँ। बोले स्वामी विवेकानंद मुझसे भी कड़ा बोलते थे। मैंने कहा यही तो है कि उनको बिना पढ़े लोग आप दूसरी बातों में उलझ जाते हो। जिंदगी 3 आयाम की होती है काशीराम जी, 2 आयाम की नहीं होती। वो आदमी जितना ऊपर था 5 फुट 10.5 इंच, उससे ज़्यादा तो नीचे था। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद का इस तरह का अटपटा परिचय देने में आपके बीच में लाया गया हूँ। और मैं क्या लाया गया हूँ, आप भी तो मुझको सुनने लाए गए हैं। वो अपने को बख्शते नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि संसार में हिंदू धर्म से ज़्यादा व्यापक कोई धर्म नहीं है, एक संसार में हिंदू धर्म से ज़्यादा अत्याचारी भी कोई धर्म नहीं है। इसलिए हमको उस अत्याचार के हिस्से से बचना चाहिए। और विवेकानंद हिंदुस्तान में पैदा हुए इसलिए हिंदुस्तान को प्रेम नहीं करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामकृष्ण मिशन के कई साधुओं ने कहा है। वो हिंदुस्तान को इसलिए प्रेम करते थे कि हिंदुस्तान ने आदर्श जितने पैदा किए और उनके लिए मरा है, जिया है, उतना संसार में किसी देश ने नहीं किया। अगर वो सूरीनाम में पैदा होते, वियतनाम में पैदा होते, तब भी यही कहते कि संसार का सबसे अच्छा कोई देश आदर्शों के लिए है तो वो हिंदुस्तान है, वो भारत है, हमको उससे सीखना चाहिए। आपने पूर्वजों को न भूलिए, जो बहुत पहले वाले हमारे पूर्वज हैं उनको आप मत भूलिए, उनसे सीखिए। हिंदुस्तानी ज्ञान से दूर मत हटिए। बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सोचने में अपना देश महान है। ये छोटी छोटी नौकरी में यंकी बन के और ऐसा सब अमेरिका इंग्लैंड जा करके और अपने देश को भूल के इंडियंस ये मत करिए, इससे देश नहीं चलता, इससे समाज नहीं चलता। संस्कृति एक नदी है, गंगा नदी की तरह। विवेकानंद उसके अंदर बहते हुए हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक गए हैं। वो यात्रा तो करिए, उनके साथ ज्ञान की यात्रा करिए। मैं आपको ये इसलिए कहने आया हूँ कि ये जो बैठे हैं ना, मुझसे ज़्यादा समझदार लोग, इनके बिठाए जाने से मैं डरा हुआ हूँ। तो इनकी तरफ पीठ करके आपसे मुखातिब होकर मैं बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे आप समझेंगे, सुनेंगे, कुछ नहीं, लेकिन मेरे कहने के बाद आप विवेकानंद का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसका मुझको भरोसा है।